बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन और ये आपका चैप्टर 10 है। एवोल्यूशन वैसे तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में ऐसे सवालात बनाए हैं जो आपके MCQ सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट डू यू नो अबाउट एवोल्यूशन? हम एवोल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं? मुख्तसर ये कि हम एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ जानते ही नहीं हैं और हमारी नॉलेज इसके बारे में काफ़ी कम है। हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? क्योंकि हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। हम किताबें पढ़ते हैं और उनमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन्हीं को हम याद रख लेते हैं। The word evolution refers to the gradual development of something. इर्तिक़ा या तब्दीली ऐसी जो कि वक्त के साथ साथ किसी चीज़ को तब्दील कर दे, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। Evolution can be said to be the development of an entity in the course of time through gradual sequences of changes from simple to complex state. तो एवोल्यूशन किसे कहते हैं? हम किसी भी जानदार में होने वाली ऐसी तब्दीलियाँ जिसके नतीजे में वो सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तब्दील हो जाए और वक्त के साथ साथ, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो स्टार्ट में हमारे पास 2 ग्रुप्स थे एवोल्यूशनिस्ट के। एक थे नेचुरलिस्ट जो किस पर बिलीव करते थे? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें जैसी बनाई हैं वो आज तक अपनी असल हालत में मौजूद हैं। जबकि सेकंड ग्रुप जो था वो एवोल्यूशनिस्ट का था, जिसमें लेमार्क और डार्विन काबिल ज़िक्र हैं और ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं और ज़मीन जो है उस पर रहने वाले जानदार जो हैं वो अपने वजूद को महफूज रखने के लिए अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा करते हैं। इसी तरह नेचुरलिस्ट के ग्रुप में हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे आपने नाम सुने होंगे, आपकी बुक में भी लिखा है, फादर सोरेस, एरिस्टोटल। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जिमरमैन की डेफिनेशन जो कि आपकी बुक में है, और ये भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पर डिपेंड करते थे। इनका मानना था एवोल्यूशन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच अ मैनर दैट द डिसेंडेंट्स डिफर फ्रॉम देयर एंसेस्टर। इनके बकौल एवोल्यूशन या इर्तिका एक तब्दीलियों की ऐसी किस्म को कहते हैं जिसमें कोई भी जानदार अपनी बका या ज़िंदा रहने के लिए जद्दोजहद करता है और इसी जद्दोजहद को करने के अमल में वो बहुत सारी तब्दीलियों से गुज़रता है और फिर वो अपने आबा व अजदाद से मुख्तलिफ नज़र आता है। जब हम लेमार्क की बात करते हैं तो लेमार्क भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंस के हामिल हैं। लेमार्क की थ्योरी के पॉस्टुलेट्स देखेंगे हम, इनके ऑब्जेक्शंस देखेंगे आज। तो हमारे पास लेमार्क की थ्योरी के 3 पॉस्टुलेट्स हैं। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, नंबर 2, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, एंड नंबर 3, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क का मानना ये था कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं ये बहुत सारी तब्दीलियों से गुजरते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब इन्होंने जिराफ की एग्जाम्पल दी थी, बकौल इनके कि जिराफ भी पहले बकरी नुमा जानदार होते थे, लेकिन एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई कि ज़मीन पर घास और पौधे कम हो गए तो इन्हें दरख्तों के पत्ते खाने पड़े, जिसकी वजह से इनकी अगली टांगें और गर्दन लंबी होना शुरू हो गई। तो इनका सेकंड पॉस्टुलेट था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, यानी माहौल में जो तब्दीलियाँ आती हैं उसकी वजह से या तो हम किसी ऑर्गन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या किसी ऑर्गन का इस्तेमाल कम करते हैं। कुछ ऑर्गन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो बड़े हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और कुछ ऑर्गन का इतना कम इस्तेमाल करते हैं कि वो इतने वीक हो जाते हैं कि वो डिसअपियर हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क ने कहा कि अगर हम किसी चीज़ को अपने अंदर एडॉप्ट करना शुरू करते हैं, यानी अगर अपने हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, या एक बॉडी बिल्डर अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग करता है तो वो मसल्स जो उसने स्ट्रॉन्ग किए वही कैरेक्टर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देता है। हालांकि ऐसा नहीं होता।
तो थर्ड पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी माहौल में तब्दीली की वजह से जो चेंज आता है वो अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाता है। इनकी थ्योरी पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, जैसे कि इन्होंने कहा ही रिप्रेजेंटेड अ मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन हाउ स्पेसिफिक एडेप्टेशन इवॉल्व। इन्होंने ये तो बताया कि माहौल में तब्दीलियाँ आती हैं और एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एडेप्टेशन पैदा करता है। ही एक्सप्लेन दैट दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज एक्सटेंसिवली। इन्होंने कहा कि जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं वो ज़्यादा बड़ी यानी लार्जर एंड स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं दैन दोज टू द दैट आर नॉट यूज डिटरमाइन, और जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती वो अगली जनरेशन में नहीं पहुंच पाती। यानी इनका मतलब था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ही सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है एवोल्यूशन का। लेकिन अगर हम देखें तो इनकी थ्योरी पे ऑब्जेक्शन क्या था, इन्वायरमेंटल फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस ऑन द बॉडी। इन्वायरमेंटल फैक्टर बॉडी पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं डालते एंड डज नॉट कॉज म्यूटेशन, कि वो हमारे जिस्म के अंदर किसी किस्म की म्यूटेशन पैदा कर सकें या तब्दीलियां पैदा कर सकें और जीन्स को चेंज कर दें। फिर अगले साइंटिस्ट आते हैं चार्ल्स डार्विन। डार्विन को बहुत ज़्यादा जो है वो शोहरत मिली एवोल्यूशन में, और डार्विन की थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। जब हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के 5 पोस्टुलेट हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है ओवर प्रोडक्शन, सेकंड है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, थर्ड है वेरिएशन एंड हेरिडिटी, फोर्थ है नेचुरल सिलेक्शन और फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी। डार्विन का मानना ये था हर जानदार जो कि माहौल में रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनरेशन को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब इसमें दोनों तरह के जानदार होते हैं, कुछ जानदार जो हैं वो कम जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा। लेकिन वो जानदार जो बहुत ज़्यादा जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, इसकी वजह से माहौल में डिसबैलेंस कंडीशन हो जाती है और तमाम जानदारों के दरमियान में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और वो एक दूसरे से जद्दोजहद करते हैं ज़िंदगी के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में भी दो तरह का मुकाबला होता है, या तो जानदार अपने ही जैसे जानदारों के साथ मुकाबला करते हैं या जानदार अपने अलावा दूसरे जानदारों से मुकाबला करते हैं। ऐसे जानदार जो अपने ही जैसे जानदारों के साथ मुकाबला करते हैं उसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, और ऐसे जानदार जो दो मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान मुकाबला करते हैं उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। जैसे फॉर एग्जांपल एक काऊ ग्रास खाती है, एक गाय घास खाती है और दूसरी भी घास खाती है, तो दोनों के दरमियान में हमारे पास जो कंपटीशन होगा उसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन अगर एक गाय घास खाती है और उसके साथ एक हाथी भी घास खाता है तो दो मुख्तलिफ किस्म के जानदार एक ही फूड पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसे कंपटीशन को बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। उसके बाद जब जानदार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुकाबला करते हैं तो फिर ऐसे जानदार जो ताकतवर होते हैं, अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, वो ज़िंदा रह जाते हैं, और दूसरे जानदार जो हैं वो ज़िंदा नहीं रहते। तो इनके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं ज़िंदा रहने के लिए। उन तब्दीलियों को डार्विन ने वेरिएशंस एंड हेरिडिटी का नाम दिया, और इन्हीं की बेस पर उसने कहा कि कुदरत ऐसे जानदारों का चुनाव कर लेती है जो ज़िंदा रहने के काबिल होते हैं, इसे कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। अब जो जानदार ज़िंदा बच गए हैं वो पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ हो गए, इसके नतीजे में नई स्पीशीज़ या नई अनवा वजूद में आती हैं जिसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। अब डार्विन की थ्योरी पे क्या एतराज़ात थे, क्या ऑब्जेक्शन थे, इसमें पहला है ही डिड नॉट क्लियरिफाई हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। डार्विन ने ये तो बताने की कोशिश की कि हमारे पास हेरिडिटी के अंदर चेंज आता है, लेकिन ये नहीं बताने की कोशिश की कि ये हेरिटेबल वेरिएशंस किस तरह हमारे जिस्म में पहुंच जाती हैं। ही एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ माइनर वेरिएशन। उसने छोटी छोटी तब्दीलियों के बारे में नहीं बताया एंड नॉट म्यूटेशन, और ना ही म्यूटेशन का कोई कॉन्सेप्ट दिया। ही डिड नॉट टेल द कॉजेज ऑफ एवोल्यूशन, और उसने हकीकत में ये भी नहीं बताया कि एवोल्यूशन की वजूहात क्या हैं, क्यों एवोल्यूशन होता है। एक्सप्लेन इन डिटेल द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो आपने बताना है कि नेचुरल सिलेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म है। तो आपने 5 पोस्टुलेट्स को अच्छी तरीके से याद रखना है। नंबर 1 ओवर प्रोडक्शन, नंबर 2 स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नंबर 3 वेरिएशन एंड हेरिडिटी, नंबर 4 सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़।
व्हाट इज़ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। कितनी तरह की स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती हैं और इसकी कितनी किस्में हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इस फिनोमिना को कहते हैं जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार से कंपटीशन करता है फॉर फूड एंड नेसेसिटीज, यानी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात और अपनी ग़ज़ा के लिए जो मुकाबला करता है उसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ये दो तरह की होती हैं, एक इंटर स्पेसिफिक और एक इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल उसे कहते हैं जिसमें एक जानदार अपने ही जैसे दूसरे जानदार के साथ क्या करने की कोशिश करता है, कंपटीशन करने की कोशिश करता है। फिर आ जाते हैं मॉडर्न एवोल्यूशनिस्ट। मॉडर्न एवोल्यूशनिस्ट दो हैं जिसमें से एक बी वेरीज है और दूसरे का नाम है वेजमैन। बी वेरीज ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है म्यूटेशन थ्योरी और वेजमैन ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है कॉन्टिनेंटल जर्म थ्योरी। डी वेरीज की थ्योरी के मुताबिक म्यूटेशन इज़ ओनली रॉ मटेरियल। म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल है। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये एवोल्यूशन के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। म्यूटेशंस आर सम टाइम वेरी स्मॉल एंड अनऑब्जर्व, क्योंकि म्यूटेशन कभी कभार इतनी छोटी और इतनी कम होती हैं कि जो हम ऑब्ज़र्व भी नहीं कर पाते। फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू वेजमैन, हमारे पास जो अगले साइंटिस्ट हैं वो वेजमैन थे। वेजमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हर जानदार के जिस्म में दो तरह के सेल होते हैं, एक सोमैटिक सेल होते हैं और एक जर्म सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल का ताल्लुक यकीनन एवोल्यूशन से या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने से नहीं होता। हमारी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है जनरेशन टू जनरेशन वो जर्म सेल्स में होती है, यानी अगर सोमैटिक सेल्स में कोई चेंज आ भी जाए तो वो जर्म सेल्स के अंदर मुंतकिल नहीं होता। वेजमैन ने क्या किया था कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने एक माइस दिया था और माइस की इन्होंने टेल कट की। फिर उस माइस को इन्होंने जनरेशन का मौका दिया। जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई तो उसमें से एक और माइस लेकर उन्होंने उसकी टेल कट कर दी। उस माइस की जनरेशन जब आगे बढ़ी तो उसमें भी टेल प्रेजेंट थी। इसका मतलब ये है कि 22 जनरेशन तक वेजमैन ने माइस की टेल कट की, लेकिन कोई भी एक ऐसा माइस प्रोड्यूस नहीं हुआ जो विदाउट टेल था। सारे माइस में हर बार टेल प्रेजेंट होती थी। इसका मतलब है कि अगर सोमैटिक सेल में कोई चेंज लाया जाए तब भी वो जर्म सेल्स में मुंतकिल नहीं होता। लेकिन जब वेजमैन को ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं माइस के वो जीन्स निकाल दूं जिससे टेल फॉर्म होती है, जैसे ही उन्होंने वो जीन्स निकाले जर्म सेल से और उसको जाइगोट के अंदर से वो जीन्स निकाल कर आगे जनरेशन का मौका दिया तो एक ऐसा माइस पैदा हुआ जिसके अंदर टेल मौजूद नहीं थी। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सोमैटिक सेल से नहीं बल्कि सिर्फ जर्म सेल से ट्रांसफ़र होती है। फिर हार्डी एंड वैन बर्थ ने एक लॉ दिया था हमारे पास जिसे लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अब इनकी इक्वेशन के मुताबिक p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। यहाँ p और q होमोजाइगस पॉपुलेशंस हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही तरह के जीन्स मौजूद हैं। जब हम p और q को रिप्रोडक्शन का मौका देंगे तो इनके नतीजे में हमारे पास एक ऐसी पॉपुलेशन पैदा होगी जिसे हम हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन कहते हैं। जीनोटाइप रिमेन कांस्टेंट, इनकी वजह से जीनोटाइप होमोजाइगस पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहेगी। जीन्स की शफलिंग या रैंडम फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ही किसी भी किस्म की पॉपुलेशन पर इफ़ेक्ट आ सकते हैं, अदरवाइज़ किसी किस्म के इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। यानी अगर हमें जनरेशन में चेंज लाना है तो दो डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशंस को आपस में मिलने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद है डी वेरीज की थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। डी वेरीज की थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यूटेशंस के नतीजे में हमारी बॉडी में परमानेंट चेंज आ जाता है। म्यूटेशन समटाइम्स सडन यानी अचानक तौर पे भी हो सकती हैं और वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता भी होती रहती हैं। अडेप्टिव म्यूटेशंस फॉर सर्वाइवल, म्यूटेशंस हमें अडेप्टेशन प्रोवाइड करती हैं सर्वाइवल के लिए। द कंपैरिजन बिटवीन द म्यूटेशन थ्योरी विद द डार्विन थ्योरी, अगर हम म्यूटेशन थ्योरी का डार्विन की थ्योरी से मवाजना करें तो क्या हमारे माइंड में आएगा। म्यूटेशन इज़ एन स्पॉन्टेनियस, म्यूटेशन कभी भी किसी भी वक्त अचानक से रोनुमा हो सकती है। एंड एवोल्यूशन इज़ बेस्ड ऑन इट चेंज, जबकि एवोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियों को जाहिर करता है। म्यूटेशन एक्सटेंसिव जेनेटिक वेरिएशंस को कहते हैं, जबकि एवोल्यूशन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर का मजमुआ होता है। व्हाट आर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये आपको सिर्फ रीड करना है बुक से और इसमें 7 एविडेंसेस हैं आपके पास। पहली एविडेंसेस है फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड किसे कहते हैं, ऐसे जानदार और पौधे जो पहले किसी ज़माने में मौजूद थे लेकिन आज तक मौजूद हैं
और वो हमारे पास प्रिजर्व फॉर्म में मौजूद हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम फॉसिल रिकॉर्ड कहते हैं। इसी तरह टैक्सोनॉमी, जिसमें हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। होमोलॉजी, इसमें हम जानदारों के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं और इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं। फिर आ जाते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो तमाम जानदारों के जिस्म में मौजूद हैं लेकिन ये आम तौर पर किसी काम नहीं आते, लेकिन सिर्फ इनकी प्रेजेंस है, ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं हम वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे हमारे अंदर अपेंडिक्स, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इन आई और एक्सटर्नल पिन्ना जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद आती है एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी की अगर हम बात करें तो आप ह्यूमन का हैंड ले लें, वेल का जो है वो आप फ्लैप्स ले लें, इसी तरह हॉर्सेस के जो है वो फिट ले लें। तो इन सब के दरमियान में जितनी भी बोन्स हैं, यानी हमारे अंदर वेल में, हॉर्सेस में या बैट में, सब में तमाम बोन्स वही हैं। कौन कौन सी बोन्स हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फारेंजिस। लेकिन सब में अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो गया है, लेकिन तमाम बोन्स वही प्रेजेंट है। तो ऐसी स्टडी को कहते हैं हम कंपैरेटिव एनाटमी। एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा होता है, अंडर डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, तो उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। और इस दौरान एम्ब्रियो की बॉडी में होने वाले चेंजेस और उनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की स्टडी को क्या कहते हैं हम? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फिर आ जाते हैं एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में डीएनए, आरएनए, एंटीजन, एंटीबॉडीज़, आपका ब्लड और इन सब की स्टडी करने को क्या कहते हैं हम? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इन सब की एविडेंसेस आप बुक से याद ज़रूर कर लीजिएगा। फिर आता है टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? ये एक ऐसी ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में क्लासिफिकेशन, कॉमन एंसेस्टर कैरेक्टर्स, ये कैसे इवॉल्व हुए और इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं और क्या डिफरेंट है, उन्हें कहते हैं। यानी एक जानदार को उसके अंदर पाए जाने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो दूसरे जानदार से मिलते हैं उसकी बेसिस पर एक साथ रखा जाता है और डिफरेंट कैरेक्टर्स की बेसिस पर अलग कर दिया जाता है। तो हमारे पास एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशंस की स्टडी विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन करते हैं, उसे हम टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। फिर है एक्सप्लेन इन द डिटेल्स विद द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया में पढ़ा था कॉर्डेट्स के 3 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 नोटोकॉर्ड, नंबर 2 नर्व कॉर्ड एंड नंबर 3 फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आपके पास कॉर्डेट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर एक के अंदर एम्ब्रियो में नज़र आती हैं। भले फिश का एम्ब्रियो हो, एम्फीबियंस का हो, रेप्टाइल्स का हो, बर्ड्स का हो या मैमल्स का हो, इन पांचों के एम्ब्रियो के अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन फिशेस क्योंकि पानी में ही रहती हैं और गलफड़ों से सांस लेती हैं, गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं, तो उनमें गिल पाउच होते हैं जो कि गिल से डेवलप होते हैं। लेकिन हमारे अंदर गिल पाउच जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन पर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ जीन फ्रिक्वेंसी एंड एक्सप्लेन इट्स रोल। जीन फ्रिक्वेंसी है क्या और किस तरह का रोल प्ले करती है? देखें, लिखा है द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट अलील्स। हमारी जितनी भी ये जो पूरी पॉपुलेशन है जहाँ पर बहुत सारे जानदार रहते हैं उनके दरमियान एक जैसे कैरेक्टर्स तो होते हैं, लेकिन एक ही कैरेक्टर्स की बहुत सारी फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। उन्हें अलील्स कहते हैं। जैसे गोरा रंग काले रंग का अलील है, इसी तरह लंबा कद छोटे कद का अलील है, इसी तरह इंटेलिजेंट पर्सन डफर पर्सन का अलील है। तो हमारे पास ये सारे ट्रेड्स जो हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के कंपैरेटिव होते हैं, इन्हें हम अलील्स कहते हैं। तो ये सारे अलील्स जो हैं आपके पास, ये हमारी पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। एवोल्यूशन चेंज इन जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी, इनकी वजह से हमारी जो जीनोटाइप होती है उसमें मुस्तकिल तब्दीलियाँ आती हैं। और ये तब्दीलियाँ किसकी वजह से आती हैं? अलील्स की वजह से आती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था P एक अलील है और Q उसका अलील है, यानी P और Q बेसिकली दो जीन्स हैं जो कि एक ही कैरेक्टर के लिए मौजूद हैं। तो P और Q दोनों अलील्स हो गए। जैसे कैपिटल T स्मॉल t किसको रिप्रेजेंट करें? कैरेक्टर को। कौन से कैरेक्टर को? हाइट को। स्मॉल t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉर्फ को। और कैपिटल T किसको शो कर रहा है आपके पास? टॉल को। तो दोनों का काम क्या है? हाइट को कंट्रोल करना। एक छोटी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, एक बड़ी हाइट को कंट्रोल कर रहा है।
तो इस तरह हमारे पास किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन्स मौजूद होते हैं और जीन्स की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या कहलाती है, अलील्स कहलाती है। आगे कह रहे हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन अलोंग ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट अलील्स जीन फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास ये जो अलील्स होते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है कि कुछ अलील्स उसी हालत में मौजूद हो और कुछ अलील्स में चेंज आ जाए। तो इस तरह हमारे पास किसी भी पॉपुलेशन में जो फिटनेस होती है जीन्स की वो एवोल्यूशनरी बेसिस पर चेंज होती रहती हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का और वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ किसे कहते हैं, ऐसी स्पीशीज़ जो ख़तरात से दो चार हों, या तो उनका बहुत ज़्यादा कसरत से शिकार किया जा रहा हो, या जिस जगह वो पाई जाती हैं आप उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर दें, या उनका लो रिप्रोडक्टिव रेट है और हम उनको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करें तो वो दिन ब दिन एक्सटेंट होती जा रही हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ क्या कहलाती हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाती हैं। अब अगर आप देखें तो इसका एक रीज़न जो है वो लो रिप्रोडक्टिव रेट है, यानी एक ऑर्गेनिज्म एलिफेंट को ही ले लें, 23 मंथ्स उसका जेस्टेशन पीरियड होता है, 5 से 6 साल में जाकर वो डेवलप होता है और जब वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल होता है तो फिर वो बहुत कम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी जनरेशन इस तरह स्लो चल रही होती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म का लो रिप्रोडक्टिव रेट होता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम क्या करें, दिन ब दिन जंगलात को काट रहे हैं और अर्बनाइजेशन और सिविलाइजेशन के लिए उस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में ऐसे जानदार जो कि जंगल में रहते हैं अगर हम वही ख़त्म कर देंगे तो ये सारी वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएगी, आपके पास ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी चीज़ कंपटीशन, दो जानदारों के दरमियान में फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। जैसे एलिफेंट और काऊ के दरमियान में, काऊ और काऊ के दरमियान में, ठीक है, इसी तरह लॉयन और टाइगर के दरमियान में। तो कंपटीशन की वजह से भी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को मार देते हैं और इस तरह बहुत सारे जानदार ख़त्म हो जाते हैं। अब इन सब के लिए हमें करना क्या चाहिए, प्रोटेक्शन बनानी है। प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किसे कहते हैं, ना सिर्फ जानदार को इस्तेमाल करना बल्कि ऐसे इस्तेमाल करना कि हम इसे फ्यूचर के लिए प्रिजर्व भी कर सकें, उसे कहते हैं हम कंजर्वेशन प्लान। कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट, हमें इनका माहौल जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें ज़ू, सफारीज, नेशनल पार्क, बोटानिकल गार्डन बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हंटिंग को रोकने के लिए लेजिस्लेशन बनाने की ज़रूरत है और वो ऑर्गेनिज्म जिनका लो रिप्रोडक्टिव रेट है उन्हें कैप्टिविटी में या अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है ताकि उनकी पॉपुलेशन को हम इंक्रीज़ कर सकें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को क्या कर सकते हैं, दोबारा से मेंटेन कर सकते हैं। और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन मीन्स कि हम उनको इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम उनका ओवर यूज़ ना करें ताकि वो हमारे पास फ्यूचर के लिए भी महफूज रह सके। तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये एवोल्यूशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब जो है वो आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।